नमस्कार दोस्तों। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर आपसे बातचीत करने आए हैं वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि का विषय है। कोई भी राष्ट्र अपनी तरक्की, अपने नाम और दुनिया में शोहरत को अपनी उपलब्धियों के जरिए नापता है। और अगर कोई उपलब्धि किसी राष्ट्र की इतनी बड़ी हो कि दुनिया के चुनिंदा देश भी उस होड़ में पीछे हों, तो ये उपलब्धि हर नागरिक के लिए एक गौरव का विषय बन जाती है। कल चंद्रयान मिशन का तीसरा हिस्सा जो था, जैसे लोकप्रिय भाषा में कहा जा रहा है चंद्रयान 3, ये मिशन कामयाब हो गया। और इस कामयाबी के पीछे जो एक पूरा मेहनत था, संघर्ष था, वो संघर्ष भी कामयाब हुआ। संघर्ष किसका? किसी और का नहीं, नेताओं का भी नहीं, बाबाओं का भी नहीं, वैज्ञानिकों का। क्योंकि इस पूरे मिशन में सब कुछ किसने किया? वैज्ञानिकों और उनकी टीम ने किया। तो अगर हम सभी देशवासियों को इस पर नाज है, गौरव है, तो हम पहली बधाई तो पूरे मुल्क को देंगे। और उससे बड़ी बधाई इस गौरव, इस उपलब्धि को हम तक पहुंचाने और हमें भी नाज और फक्र करने का मौका दिलाने वाले इसरो के अपने उन वैज्ञानिकों को सैल्यूट करेंगे जिनकी मेहनत से ये कामयाबी हासिल हुई है। ये कोई सामान्य कामयाबी नहीं थी, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो चंद्रयान 1 जो पूरा मिशन था, ये चंद्रयान 1 का जो पूरा अभियान चलाया गया, 2003 में भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी, इस अभियान को। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV-C11 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भेजा गया। और ये 5 दिन बाद 27 अक्टूबर 2008 को वो अपनी कक्षा में पहुंच गया। और उसके बाद उसने 100 किलोमीटर की दूरी पर 12 नवंबर 2008 से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर हर 2 घंटे में चंद्रमा की एक परिक्रमा करने लगा। इस अंतरिक्ष यान में बहुत सारे उपकरण लगाए गए थे और इसका एक मकसद होता है कि आप तमाम शोध करते हैं। खनिज है कि नहीं, हवा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, मौसम कैसा है, वहां क्या क्या नया है, धरती से अलग है, वहां अपना क्या क्या है। और इस सब के जरिए चंद्रयान 1 अपना एक भूमिका निभा के कामयाब होता है। लेकिन चंद्रयान 2 का मिशन जो इसलिए खोज करा गया कि भाई वहां पर कौन सी सतह में कौन से तत्व हैं, चट्टान और मिट्टी किसकी बनी हुई है, वो खाइयों और चोटियों का अध्ययन किया जाए, घनत्व कैसा है, मौसम में बदलाव कैसा हो रहा है, और वहां पानी है कि नहीं। और इसके लिए फिर चंद्रयान 2 और ये मिशन 3 जनवरी 2019 को लॉन्च हो, 40 दिन बाद लैंड करेगा। और ये सारा एक पूरा प्लान बनाया गया। 8 ऑर्बिटर में 8, लैंडर में 4 और रोवर में 2 पेलोड थे। और मतलब इस पूरे इस बजट जो पूरे चंद्रयान 2 का बजट था वो भी कई सौ करोड़ का था। चंद्रयान 1 का भी बजट कई सौ करोड़। और चंद्रयान 3 जिसने आपको ये गौरव दिलाने का एक मौका दिया है, 615 करोड़ का बजट। चंद्रयान 2 का भी लगभग 900 करोड़ का था। 600 करोड़ का वो पूरा जो तंत्र लगा था, जो रूलर विक्रम था, और वो जो लैंड करना था वहां पर, और उसके बाद उसको जो पहुंचाने वाला पूरा सिस्टम, पैसा खर्च हुआ। और इस बार 615 करोड़ रुपए। और इसरो के चेयरमैन ने बताया कि चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल को चांद पर लैंड कराने में सबसे बड़ी चुनौती उसके आखिरी के 15 मिनट सीधा उतरे, क्योंकि चंद्रयान 2 फेल हो गया था। चंद्रमा की सतह से चंद दूरी पहले वो जो रोबोट भेजा गया था वो क्रैश कर गया।
और पूरा देश रोया था चंद वर्षों पहले। फिर वो अपनी गलतियों को फिर से शोध करते हैं वैज्ञानिक। विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यही तो है, गलतियों को करना और की हुई गलतियों को सीखना ताकि अगली बार कोई गलती ना करें। चंद्रयान 2 की सतह पर उतरने की नाकामयाबी ने चंद्रयान 3 को कामयाब बनाने में भूमिका निभाई। सबसे अच्छा आदर्श स्थिति यह होती है कि बिना गलती के आपका मिशन कामयाब हो जाए, क्योंकि कोई जानबूझकर गलती नहीं करता। मगर कहीं कोई चूक रह जाती तो वैज्ञानिक उसे ठीक करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो जो सब कुछ इतना कुछ हुआ, देश को क्रेडिट, भाई क्रेडिट अगर देना होगा तो हम तो पहले इसरो जिन लोगों ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद वो जो शुरुआती राजनेता थे जो ये कहते थे कि भाई इस देश में मंदिर बनाना या मस्जिद का मंदिर का झगड़ा, धर्म का झगड़ा, जातियों का झगड़ा, इन सब की बजाय कुछ आईआईटीज खोले जाएं, कुछ आईआईएम खोले जाएं, इसरो खोला जाए। आप कल्पना करिए कि देश किन चुनौतियों से जूझ रहा था उस समय। हर पेट को रोटी मिले, हर सर को छत मिले, हर तन को कपड़ा मिले, और जैसे हम कहते थे ना, बुनियादी जरूरत रोटी कपड़ा मकान। और इस मुल्क के पास इतने संसाधन या इतना विकास नहीं था कि वो इतनी बुनियादी जरूरतें भी अपने नागरिकों को मुहैया करना सुनिश्चित कर सके। मुल्क इसमें लगा हुआ था, फिर भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत बच पाया, जैसे घर में आजकल होता है ना कि घर में एक रोटी जब कम बनती है, घर में एक कपड़ा कम आता है, घर के मकान पर 1 रुपया कम खर्च किया जाता है, तो ये जो 1-1 रुपया जोड़ करके ना, जो समझदार और जागरूक लोग हैं वो अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाते हैं। उनको पता होता है कि आर्थिक गरीबी उससे दूर हो जाएगी अगर मेरी अगली पीढ़ी समझदार और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, जागरूक हो जाए, तार्किक विवेकशील हो जाए, सक्षम हो जाए। तो इस मुल्क रूपी बच्चे को ऐसे पाला गया था। 60 और 70 दशक में जब बहुत सारी मुश्किलें इस मुल्क के ऊपर थीं, तो चुना गया कि नहीं, हम आईआईटीज बनाएंगे, आईआईएम बनाएंगे, इसरो बनाएंगे। और वहां से एक पूरा विचार तंत्र खुलता है कि नहीं भाई, हम ऐसा भी कुछ काम करेंगे जो दुनिया के बाकी देश बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हम भी चांद पर जाएंगे, हम भी विज्ञान और तकनीक की खोज करेंगे। आपको तस्वीरें अगर न मिले तो गूगल करके देखिएगा। पैसे इतने नहीं थे इसरो के पास कि कोई गाड़ी हो, साइकिल पर पीछे रख करके कोई सामान जा रहा है, तो कोई और बनियान पर बैठकर कोई वैज्ञानिक अपने किसी रॉकेट को ठीक कर रहा है। संघर्ष से ये मुकाम मिला है जिस पर देश ने दुनिया को नाज है। विज्ञान और तकनीक से ये मुकाम मिला है जिस पर देश ने दुनिया को नाज है। किसी राजनेता से ये मुकाम नहीं मिला। जो भले इसरो के लाइव टेलीकास्ट में आ जाएं, मैं ये नहीं कहता कि पहले के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते थे। पहले के प्रधानमंत्री भी जाते थे इसरो, पहले के प्रधानमंत्री भी अपने, और राष्ट्र के प्रमुख का ये दायित्व भी है कि वह अपने वैज्ञानिकों को, अपने शोध करने वालों को, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जाएं। ऐसे ना जाएं लेकिन कि भाई रो रहा है, नहीं भी गले मिलना चाह रहा है, फिर भी गले खींच करके उसको पीठ थपथपाएं, कोई बात नहीं। अब आइए इस बात पर कि ये सब के बीच में राजनीति कैसे खेली जा रही है। आपको याद है पिछला वाला पूरा लाइव टेलीकास्ट इसरो में बैठकर, और वहां थे आप। अब कहने वाले तो भाई सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इस बार नहीं थे, अब छोड़ देते हैं उस बात को। और लाइव टेलीकास्ट करके ऐसा लगता है कि फलाने साहब ही हैं, वही रॉकेट को पहुंचाए वहां। नहीं, कृपया अपने विवेक से काम लें। वो सब कुछ विज्ञान और तकनीक से हुआ है। न कोई मंत्र पढ़ करके फूंक दिया, न तो कोई नेता वहां बैठ करके रॉकेट को धक्का दिया है। शोध हुआ है, अनुसंधान हुआ है। टीवी पर बैठ करके कोई गुणगान गाने लगे कि आज भारत नई बुलंदियों को छू गया, नया भारत आज से बनेगा। मेरे परिवारजनों, आज से हम विकसित भारत बनने के मुकाम को शुरू कर चुके हैं, दुनिया में हमारा नाम हो गया। ये सब कुछ अच्छा है, आप राष्ट्र प्रमुख हैं, आपको कहना भी चाहिए। लेकिन साहब,
अगर विज्ञान और तकनीकी की उपलब्धियों से दुनिया में नाम होता है तो आप विज्ञान और तकनीक वाली भारत को क्यों नहीं बनाते? आप शोध पर कितना रुपया खर्च करते हैं? आपके आर्थिक बजट में कितना पैसे का आवंटन शोध, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, कलम, किताब पर हो रहा है? महफिल लूटने के लिए आप आ जाते हैं हीरो बन करके। आप हीरो बने, आपका महंगा कपड़ा है, चमकदार चेहरा है, इतना बड़ा ओहदा है, इतनी बड़ी पार्टी है, करोड़ों करोड़ रुपए हैं, चाहने वाले लोग हैं, अरे आपको कौन रोक पाएगा? आप हैं। लेकिन आप एक बार सोचिए कि आप साउथ अफ्रीका से जब लाइव टेलीकास्ट में ये बोलते हैं कि ये उपलब्धि का दिन है, देश नाच कर रहा है। किस पर? वैज्ञानिकों पर, उनके शोध पर, उनके रिसर्च पर, उनकी मेहनत पर, किसी पाखंड पर नहीं। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, दंगा, ये वो, कपड़े से पहचान लो, इस सब पे राजनीति से देश दुनिया में नाक कटाता है। तो जो चीजें देश और दुनिया में आपका नाम रोशन करें, आपकी पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को उस दिशा में ले जाने के लिए सुविधाएं मुहैया कराएंगे, फेलोशिप देंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, गवर्नमेंट फंड करेगी कि हमारे देश के नागरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। मैं एक सवाल करता हूं 4 PM के दर्शकों, आपसे, जहां तक ये वीडियो जा रही है, अगर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, अपने जिले का जाकर कोई सरकारी स्कूल या डिग्री कॉलेज खोजिए और खोजिए वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके लेबोरेटरी में जितनी चीजें होनी चाहिए, क्या वो हैं? क्या आपके बच्चे रिसर्च करना चाह रहे हैं? तो थोड़े से लोग पढ़ पाते हैं। एक देश नाज इस बात पर करे कि कोई आज भी अगर आपके देश में चांद छू रहा है वैज्ञानिक और कोई गटर में मर रहा है, ये दो चेहरा अगर भारत का है तो एक बार इस देश को फिर से ऐसे नाज वाले भारत को बनाना होगा जिसमें किसी बात पर हम शर्मिंदा न हो। दूल्हा चढ़ा रहा है घोड़ी और आप मार रहे हो और दूसरी तरफ विकसित भारत बनना चाह रहे हो। तो ये काम जो वैज्ञानिक का है वो वैज्ञानिक कर रहे हैं और वो करेंगे। उनका सिलेबस मत बदल दीजिएगा। उनके सिलेबस में एनसीईआरटी की किताब से जो पिछली बार आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन और थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो विकासवाद का सिद्धांत है, इस चैप्टर को आपने हटा दिया था, याद है कि नहीं? भूल गए इस देश के लोग? यही जो थपोड़ी पीट रहे हैं महानायक, इनकी सरकार, इनके लोग, इन्होंने विज्ञान और तकनीक के अध्यायों को एनसीईआरटी की किताबों से निकालने का फरमान लगाया और 1800 वैज्ञानिकों ने विरोध करते हुए चिट्ठी लिखी। वो भी तो वैज्ञानिक थे, तब उनके पे मीडिया क्या कह रहा था? तो आप कम से कम अपने देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ ले जाएं। भारत का संविधान अनुच्छेद 51A कहता है कि जब नया भारत बनेगा तो हम अपने नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विस्तार करेंगे। और आपके YouTube और आपके वीडियो में आता है कोई गाय का गोबर खाते हुए कह रहा है इसमें विज्ञान भरा। विज्ञान अगर गाय के गोबर में है, गौमूत्र में है, तो इसकी खोज भी विज्ञान को करने दीजिए और वैज्ञानिक को करने दीजिए। आप पूरे देश को गाय गौमूत्र पिलाने की बात मत करिए, ऐसा देश मत बनाइए। इस देश के नागरिकों को वैज्ञानिक चेतना होनी चाहिए कि उसे दूध पीना है कि मूत्र पीना वो तय करेगा। लेकिन आप जब पूरे देश और दुनिया को अंधविश्वासी बना रहे होते हैं, आपके खरीदे हुए टीवी चैनल अपने चैनलों पर ऐसे ऐसे बाबाओं को बिठाते हैं जो किस्मत बताने का दावा करते हैं, तब आप देश को अंधविश्वास और पाखंड की तरफ ले जा रहे होते हैं और आप दुनिया में कह रहे हैं कि आपके देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कौन? वैज्ञानिक। ये पाखंडी बाबा नहीं करते। राफेल बाहर से आया और आपके मंत्री, रक्षा मंत्री ने उस पर नींबू मिर्चा लगाया। एक बार जाकर के दुनिया वालों को ये वाली तस्वीर दिखा दीजिए, क्या कहेगी दुनिया? वो विज्ञान से बन रहा है। तो वैज्ञानिक चेतना का विस्तार करना इस देश के हुक्मरान और निजाम की जिम्मेदारी है। और आप क्या कर रहे हैं? फेलोशिप घटा रहे हैं। आप, मैं 4 PM के दर्शकों को कहना चाह रहा हूं, देश के कोने कोने में जहां भी आप ये देख रहे हैं, आप जरा खोज कर देखिए आपके यहाँ स्कूल कैसे हैं, वहां किताब मिल रही है क्या, वहां की फीस कितनी है, वहां की फेलोशिप कितनी है, बच्चे अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। साइंस की लेबोरेटरी जरा पता लगाइएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप गाजीपुर से गाजियाबाद तक, बिहार से लेकर यूपी और पंजाब तक अपने देसी डिग्री कॉलेज जो सरकारी हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में सबके घरों के बच्चे नहीं पढ़ते भाई,
लाखों रुपए फीस है, आपके बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे हैं। तो देश का नाम दुनिया में जो डंका बजता है ना, जो हुनरमंद होता है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है, वो काम कर रहा है। और आप बिकी हुई मीडिया से उसका क्रेडिट लेने जा रहे हैं, जिसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं। अरे आप कोई ऐसा संस्थान बनाते अपने 9 साल के कार्यकाल में, तो आप भी बताइए कि देखो पीछे वालों ने इसरो बनाया था, 70 साल में इस देश में क्या हुआ, ये हुआ, जिस पर आज आपको नाज है। गलतियां भी हुई, बहुत सारा सफर अभी अधूरा भी है, मगर ऐसा जो आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ, तो इसरो वाले वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हम यहां तक पहुंचे, साइकिल के पीछे हम लेकर चलते थे जो अपने इसरो के यंत्र को, अब हम अपने यंत्र को चांद पर, उसके दक्षिणी पोल पर, वहां पर अपने रोबोट को सुरक्षित लैंड कराने वाले दुनिया के पहले देश बने, और चांद पर जाने वाले 3-4 देश और हैं बस दुनिया में। तो ये काम वैज्ञानिकों ने किया, किसी मंत्र फूकने वाले बाबा ने और किसी 10 लाख का सूट पहनने वाले और करोड़ रुपए के प्लेन में घूमने वाले नेता ने नहीं किया। मीडिया भले वहां पर बैकग्राउंड ग्रीन पर्दे पर लगा करके ये कह दे कि आज चांद पर भारत, चांद मुट्ठी में, ऐसे नहीं मुट्ठी में। तुम रोज मीडिया में बैठ करके हिंदू मुस्लिम का दंगा करवा रहे हो, और चांद मुट्ठी में तुम्हारे दंगे के, तुम्हारे रास्ते पर चलता हुआ ये भारत कहां पहुंचेगा, इस बार ठहर कर कम से कम सोच लो। ये चंद्रयान 3 का मिशन का ये जो तारीफ करने वाले लोग हैं, इन वैज्ञानिकों के चेहरे को देखो, अधिकांशतः तो उसमें दक्षिण भारत के। मैं उत्तर दक्षिण में कोई विभेद नहीं करना चाहता, मगर समझदार और जागरूक नागरिकों को एक बात कहना चाह रहा हूं, आपका उत्तर भारत मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की आग में सबसे ज्यादा जल रहा है। दक्षिण भारत में जाइए, वहां सबसे ज्यादा वैज्ञानिक शोध परक लोग पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया का नाम कौन कर रहा है? दंगा करता है। वो आग जो रॉकेट के नीचे लगती है ना, उस आग लगाने से दुनिया में नाम आपका रोशन होता है। और आप किसी के मोहल्ले में, किसी के करियर में, किसी की नौकरी में, किसी के चूल्हे में, किसी की सांप्रदायिक सौहार्द में और जातियों के बीच, धर्म के बीच जो आग लगाते हैं, ये आप दुनिया में बता भी नहीं पाएंगे। आपको छिपाना पड़ेगा कि हम हिंदू मुस्लिम रोज करे जा रहे हैं। इसलिए मीडिया वाले जिस चांद पर न हवा है, न पानी है, न क्या है, उस चांद के बैकग्राउंड पर खड़े होकर के उनका वाहवाही किए जा रहे हैं। वाहवाही करने से कुछ नहीं होगा। आज मीडिया आपकी है, आपका गुणगान कर रही, कुछ वोट मिल जाएंगे आपको, फिर हो सकता है सरकार बन जाए आपकी, क्योंकि आप ये सारा काम तो उसी के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं जाते जाते गुजारिश कर रहा हूं, एक बार सोचिए कि देश दुनिया में किस बात से नाम अपना पाता है? शिक्षा से, कलम और किताब से, वैज्ञानिक चेतना से, इंसानियत से। इसलिए किसी पाखंडियों के चक्कर में न पड़े। वो आपके मंत्र फूंक करके बीमारी ठीक करना होता तो इसरो की क्या जरूरत थी? यहीं से बैठ के पतरा देखकर बताते थे चांद पर फला जगह पानी है, चलो लेके चलता हूं। नहीं कर सकते ना आप, वो विज्ञान कर रहा है। इसलिए वैज्ञानिक चेतना का विस्तार, इसरो के वैज्ञानिकों को सच्चा सैल्यूट होगा। और किसी भी मुल्क के नुमाइंदे को, किसी भी राजनेता को, अगर आज के देश में आप बधाई दे रहे हैं, वैज्ञानिकों को बधाई दीजिए। और ये आपने दिया, और नया भारत, श्रेष्ठ भारत, अद्भुत भारत, विकसित भारत जो बनाना है, वो कलम और किताब से बनेगा, वैज्ञानिक चेतना से बनेगा, शिक्षा और समझदारी से बनेगा। किसी पाखंड और अंधविश्वास से नहीं बनेगा, और किसी मीडिया मैनेजमेंट से नहीं बनेगा। ये मेरी बात है। फिर से एक बार इसरो के उन वैज्ञानिकों को सैल्यूट है, और उन लोगों को सैल्यूट है जिन्होंने ये ख्वाब देखा था आज से दशकों पहले, और अभी और सारे ख्वाब पूरे होने हैं। हम ऐसे ही बुलंदियों की ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे और ऐसे दंगाई आग को बुझाने में कामयाब होंगे, पाखंड की आग को बुझाने में कामयाब होंगे, इसका भरोसा हमें है। फिर से पूरे मुल्क को इस बात के लिए हम सैल्यूट करते हैं और बधाई देते हैं, और चाहते हैं कि बधाई देने वाले ऐसे दिन बार बार आए और हम नाच करें और जरा पहचाने। असली क्रेडिट उन्हें ही दें जिनकी मेहनत है, जिनका ख्वाब वो है, जिनके ख्वाब में हिंदू राष्ट्र हो, जिनके ख्वाब में रोज दंगा हो, रोज विभाजन हो, रोज बंटवारा हो, अंधविश्वास हो, जो ख्वाब देखता है कि इतिहास की किताबों का सिलेबस हम बदलेंगे, जो ख्वाब देखता है, जिनका मंत्री बोलता है कि हम बंदर से मनुष्य नहीं बने, ये थ्योरी गलत है, जिनकी भाषा में ये है कि फला पहली प्लास्टिक सर्जरी है, ये वाला नींबू मिर्चा वाले भारत को हम न बनने दें, कलम और किताब वाले भारत को बनने दें। ये हमारा ख्वाब है।
आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4 PM। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।